सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू दिस एलएलएम कोर्स। माय नेम इज प्रतीक शर्मा। तो हमारे यहाँ पर जो है एलएलएम के कोर्स के अंदर हमने पीछे जो है कई सारे सब्जेक्ट जो है कर लिए थे। पीनोलॉजी, ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर कर लिया था हमने हमने उसके बाद जो है साइबर लॉ जो है कर लिया था, जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन आईसीटी एरा का सब्जेक्ट था। उसके बाद हमने डीवीएस का जो है सब्जेक्ट कर लिया था, मतलब पहले डीवीएस का करा था, उसके बाद साइबर का करा था। आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है जी, वो रहने वाला है हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है जी। तो ये पेपर 4 है और यूनिट इसकी 1 जो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो जी, आपको पहले ही बता दूं, ये सब्जेक्ट की जो यूनिट है ये है थोड़ी सी लंबी। ठीक है, तो इसमें जो है थोड़ा सा जो है टाइम लग सकता है, थोड़ी सी जो है ज़्यादा आपको लंबी लंबी वीडियोस दिख सकती हैं, या फिर जो है बहुत सारी वीडियोस दिख सकती है छोटे छोटे टाइम पीरियड की। चलो जी देख लेते हैं। तो यूनिट 1 के अंदर हमारा है सबसे पहला टॉपिक कंसेप्ट एंड सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ। पहले इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यस। तो कंसेप्ट एंड सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ। देखो, जो 5 ईयर लॉ वाले होंगे, जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा होगा, उनको पता ही होगा कि भाई इस टॉपिक जो हमने एलएलबी के अंदर भी जो है पढ़ा था, कंसेप्ट एंड सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ या इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट था। अब यूं समझो इसको, इंटरनेशनल लॉ के कौन कौन से सोर्सेज थे याद करो। वही थे ट्रीटीज, कस्टम, प्रेसिडेंट्स, वही सारी चीजें थी, वही जो है यहाँ पर लिखने हैं। तो काफी हद तक जो है उन बच्चों को यहाँ पर हेल्प होने वाली। पहले कंसेप्ट देख लेते हैं इसका। देखो जी, कंसेप्ट कह रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, जिसको हम आईसीएल ये कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, कहीं पर भी मैं इस वीडियो इन सीरीज के अंदर जो है आईसीएल लिखूंगा तो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ होगा। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल मैं उसको बता दूं कि ये कुछ और है। इज अ फील्ड ऑफ लॉ दैट डील्स विद द क्रिमिनल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर इंटरनेशनल क्राइम सच एज जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम एंड एग्रेशन। तो ठीक है जी, तो आईसीएल जो है वो इस तरीके का लॉ है, या इस तरीके का सब्जेक्ट है लॉ का, जो किस चीज से डील कर रहा है? क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल की क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस टाइप के इंटरनेशनल के अंदर, कंसेप्ट के अंदर, किस टाइप के क्राइम के अंदर जो है यहाँ पर डील हो रहा है। जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम एंड एग्रेशन। तो बड़े बड़े जो क्राइम हो गए, उनके जो है यहाँ पर रिलेशन में ये डील कर रहा है। इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। चलो जी। It seeks to ensure that those who commit such crimes are held accountable for their actions regardless of their position, nationality and to promote international peace and security। बहुत आसान हो गया जी। कह रहा है जी, ये कंसेप्ट इस तरीके का है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई तुम बहुत ऊंची तोप हो, या फिर कोई बहुत ऊंची ऑफिसर हो, कोई ऐसी ऑफिशियल गद्दी पे बैठे हुए हो जहाँ पर तुम्हारे को छोड़ दिया जाएगा ना। कहते जी रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन, ठीक है जी, नेशनैलिटी एंड टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को हमने प्रमोट करना है यहाँ पर। तो तुमने अगर इन ऊपर जो जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर, अग्रेशन, अगर इस तरीके की कोई क्राइम तुमने जो है उसमें इन्वॉल्व तुम दिखे, तो भैया तुम्हारे को जो है पकड़ ले जाएगा। कोई भी, रिगार्डलेस ऑफ योर पोजीशन, नेशनैलिटी एक्सेट्रा। चलो जी, अब इन पॉइंटर्स देख लेते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पॉइंटर्स के अंदर भी बता दिया करो, हम ऐसे बड़े बड़े पैराग्राफ जो है वो नहीं लिखते हैं, हमें पॉइंटर्स में आंसर लिखने की आदत है। तो चलो जी, इन पॉइंटर्स के अंदर आईसीएल डील्स विद द क्रिमिनल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल फॉर इंटरनेशनल क्राइम। आसान हो गया। सेकंड, इंटरनेशनल क्राइम इंक्लूड जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम एंड वही जो नेक्स्ट आएगा हमारा, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। अच्छा, इसमें पीछे जाएगा एंड अग्रेशन। ठीक है जी, इजी हो गया। अग्रेशन, द प्रिंसिपल एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ मॉडर्न आईसीएल। अभी न्यूरम्बर्ग ट्रायल जो है हमारा एक अलग टॉपिक भी है, इसको जो हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर भी जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अभी के लिए आप इसको रट लो। न्यूरम्बर्ग ट्रायल के अंदर जो है ये वाले प्रिंसिपल्स हैं। आईसीएल एम्स टू होल्ड इंडिविजुअल अकाउंटेबल फॉर द एक्शंस एंड प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। बड़ा आसान हो गया। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को जो हमने यहाँ पर प्रमोट करना है। चलो जी, आगे चल लेते हैं। अब सोर्सेज पे देखते हैं। ठीक है जी, सोर्सेज ऑफ आईसीएल, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के जो है सोर्सेज क्या क्या है। सबसे पहली जो होगी ट्रीटीज, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। ये जो है 5 नंबर में भी जो क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा। वैसे मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो 18 नंबर के आते हैं बड़े बड़े, उसमें से ऑप्शंस होते हैं 8-7 दे देंगे, उसमें से 4 कर लो, 5 कर लो, उस तरीके के। लेकिन फिर भी कभी कभार हो जाता है ना कि एक बड़ा क्वेश्चन है 18 नंबर का, लेकिन उसके सब पार्ट जो है बना दिए उन्होंने 2-3 करके। तो उसके अंदर भी सोर्स ऑफ क्रिमिनल, सोर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के अंदर उन्होंने ट्रीटीज पूछ लेते हैं कभी कभार। तो ट्रीटीज क्या होती है? दीज आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्सेज ऑफ आईसीएल। सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। इट क्रिएट्स एंड एस्टैब्लिश्ड जुरिडिक्शन ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल। इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल को भी बनाने में जो है मदद करता है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी इन दिस रिगार्ड इज द रोम स्टैट्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाली जो ट्रीटी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट विच एस्टैब्लिश द आईसीसी एंड डिफाइंड द क्राइम विद इन इट्स जुरिडिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, जो रोम स्टैट्यूट है, ये जो ट्रीटी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट के अंदर, जिसने जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी, ये लिखा हुआ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है एस्टैब्लिश करवाई थी, और जिसके अंदर बताया था कि भाई कौन कौन से क्राइम तुम्हारे अंदर आएंगे और कौन कौन से क्राइम को तुम ट्रायल कर पाओगे। चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अदर रेलेवेंट ट्रीटीज इंक्लूड द जेनेवा कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट, जेनेवा कन्वेंशन,
कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट ऑफ पनिशमेंट। तो इस तरीके की कुछ यहाँ पर ट्रीटीज जो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। इजी हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं। तो जी घुमा फिरा के पूरी बात का सारांश क्या निकल रहा है। इन शॉर्ट, ट्रीटीज आर अकाउंट अग्रीमेंट बिटवीन two or more states or between other subjects of international law by which they create or intend to create a relationship between themselves operating within a sphere of international law। बड़ा आसान हो गया। कह रहा है दो या दो से ज्यादा स्टेट्स। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इंटरनेशनल के कंसेप्ट में जब मैं स्टेट बोलूंगा तो ये दिल्ली मध्य प्रदेश जैसी चीजें नहीं आएंगी। यहाँ पर पूरा एक कंट्री को डिनोट होगा, इंडिया, यूएस, इस तरीके से। तो स्टेट जहां पर मैं बोलूँ इंटरनेशनल कंसेप्ट के अंदर, तो वह कंट्री को यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा जो कंट्रीज हैं या स्टेट्स हैं वो आएंगे एक साथ, को इंटरनेशनल लॉ के ऊपर जो है एक अग्रीमेंट करेंगी, जो ट्रीटी का नाम दे दिया जाएगा जिसको, टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन देमसेल्फ ऑपरेटिंग विद इन द स्फीयर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के अंदर काइंड ऑफ अग्रीमेंट हो गया। आसान है जी। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है दे आर ऑल्सो नोन एज कन्वेंशन, प्रोटोकॉल, अकॉर्ड एक्सेट्रा। तो इसके कुछ और नाम भी है। ऐसा ना हो कि भैया पेपर में आ जाए कि डिफाइन कन्वेंशन, प्रोटोकॉल या फिर अकॉर्ड। तब हो गया प्रतीक ने पढ़ा है नहीं जी, बिल्कुल पढ़ा है। अगर अकॉर्ड भी बोले या कन्वेंशन प्रोटोकॉल भी बोले तो आपने ट्रीटी का ही आंसर लिखना है उसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रीटीज की अगर हम यहाँ पर बात करें, टाइप्स ऑफ ट्रीटीज के अंदर सबसे पहला आता है जी मल्टीलेटरल ट्रीटीज। बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहे दीज आर अग्रीमेंट बिटवीन 3 और मोर स्टेट, दीज एस्टैब्लिश रूल एंड ऑब्लिगेशन दैट आर बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज दैट हैव रेटिफाइड देम। बहुत आसान हो गया। जिसमें हामी भरी है 3 या 3 से ज्यादा स्टेट्स वही बात हो गई कंट्री, तो वो मल्टीलेटरल ट्रीटी हो जाएंगी, ठीक है जी। जहां पर 3 या 3 से ज्यादा आ रहे हैं उनको मल्टीलेटरल कहते हैं। बाइलेटरल, नाम में इसका आंसर है, 2 हो गई। बिटवीन 2 स्टेट्स, दीज एस्टैब्लिश एन ऑब्लिगेशन दैट बाइंडिंग ऑन द पार्टीज इन्वॉल्व। 2 स्टेट्स के बीच में जब कोई अग्रीमेंट हो रहा है, ट्रीटी हो रही है, उसको हम यहाँ पर बाइलेटरल, नाम में आंसर है बाइलेटरल। तीसरा रीजनल, नाम में आंसर है, अग्रीमेंट बिटवीन स्टेट इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिक रीजन। स्पेसिफिक जियोग्राफिक रीजन, कोई एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक रीजन के लिए जो है यहाँ पर कोई अग्रीमेंट हो रहा है या फिर उस पर जो है कोई अग्रीमेंट हो रहा है, तो रीजनल, कोई एक रीजन के लिए, नाम में आंसर छुपा है। नेक्स्ट, फ्रेमवर्क ट्रीटीज, दीज एस्टैब्लिश फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट। एक फ्रेमवर्क देती है, एक पूरा लिखा सिट्टा देती है कि भाई इस तरीके से करना है, इस फ्रेमवर्क में हमने काम करना है। तो यहाँ पर जो है स्टेट्स के बीच में जो भी होगा उसके लिए ये बनाई जाती है। चलो जी, ट्रीटीज ऑन अ पर्टिकुलर इशू हो गए, ये उसी का कंटिन्यूएशन है, ऑन अ पर्टिकुलर इशू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कस्टम, ठीक है जी। तो ट्रीटीज हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। अब कस्टम, ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है आंसर, लेकिन 5 नंबर के हिसाब से ट्रीटी भी पूछ लेता है। कस्टम जो है मेरे ख्याल से नहीं पूछता है वो, लेकिन फिर भी पढ़ लो, पूरा आंसर तो आना ही चाहिए हमें, क्योंकि अगर 18 नंबर में पूछ ले पूरा, वही सारे लिखने हमने तो। कस्टम इज एन अनरिटन सोर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ एंड इट इज बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट एंड वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस ऑफ द स्टेट। कस्टम, ये वही चीज है जो आप समझ रहे हो। कस्टम, अरे कस्टम चलता आ रहा है यार हमारे बहुत टाइम से, हमें तो वही फॉलो करना है, वही चीज है जी। तो एक अनरिटन सोर्स ऑफ लॉ है ये, जिसमें कंसिस्टेंसी कितनी है, उस एक्ट, वो एक्ट कितने टाइम तक करता चले जा रहा है या कर रहा है या हो रहा है, एंड वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस ऑफ द स्टेट, और कितनी ज्यादा आबादी के अंदर जो लोग, कितने ज्यादा कंट्रीज के अंदर जो है उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं, वो कस्टम के अंदर डेफिनेशन में आ जाए। बहुत टाइम से एक चीज चलती चली जा रही है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो उसको जो हम यहाँ पर कस्टम में डाल देंगे। नेक्स्ट, इट इज द ओरिजिनल एंड ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है जी। तो बहुत टाइम से चलता आ रहा है तो ओल्डेस्ट सोर्स भी हो जाएगा ये, और वाइडेस्ट भी हो जाएगा, ओल्डेस्ट और ओरिजिनल एंड ओल्डेस्ट सोर्स भी हो जाएगा। बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल दी सोर्सेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी सारे सोर्सेज में से। 2 एलिमेंट जो है यहाँ पर होने चाहिए कस्टम को यहाँ पर सेट करने के लिए। पहला, फॉर कस्टम टू बी बाइंडिंग इन इंटरनेशनल लॉ, अब कौन कौन से हैं जी देख लेते हैं। यस, पहला होता है जी यहाँ पर हमारा स्टेट प्रैक्टिस रेफ, स्टेट प्रैक्टिस होनी चाहिए। स्टेट प्रैक्टिस रेफर्स टू एक्चुअल बिहेवियर ऑफ स्टेट इन रिलेशन टू द पर्टिकुलर इशू, दिस बिहेवियर मस्ट बी कंसिस्टेंट एंड वाइड स्प्रेड। वही चीज होगी कि स्टेट जो है वो क्या प्रैक्टिस कर रही है, कंट्री जो है वो क्या प्रैक्टिस कर रही है, और वो प्रैक्टिस जो है वही बात हो गई, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, बहुत समय से होते आनी चाहिए, और दूसरी वाइड स्प्रेड, बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा जो है वो करी होनी चाहिए, ठीक है जी। और ओपिनियन ज्यूरिस, OPINIOJURIS, ठीक है जी। इसका क्या मतलब हुआ, रेफर्स टू द बिलीव दैट द बिहेवियर इन क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, दैट state must believe that they are obligated to behave in a certain way in order for that behavior to establish a customary rule। बड़ा आसान हो गया। कह रहे जी ओपिनियन ज्यूरिस का मतलब ये हुआ कि भाई कोई इस तरीके का बिलीव है जो in question is required by law, means that the state
मस्ट बिलीव दैट दे आर ऑब्लिगेटेड टू बिहेव। भाई उनकी ऑब्लिगेशन है किसकी, स्टेट की। स्टेट की जो ऑब्लिगेशन है किस तरीके से हमें करना ही है भैया, हम हमारे ऊपर प्रेशर है, हम ऑब्लिगेटेड हैं कि हमारे को ऐसे इसी तरीके से ही बिहेव करना है, यही एक्ट को जो हमने फॉलो करते आना है। टू बिहेव इन अ सर्टेन वे इन ऑर्डर फॉर दैट बिहेवियर टू एस्टेब्लिश इन अ कस्टमरी रूल, तो वही जो है कस्टमरी रूल के अंदर बन जाएगा। तो ऑब्लिगेशन जो है होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हवा के अंदर जो है तुम लोग चीजें करते आ रहे हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कस्टमरी रूल्स आर ऑफन यूज्ड टू फिल गैप्स इन ट्रीटी लॉ और सप्लीमेंट एग्जिस्टिंग ट्रीटी प्रोविजन। तो बड़ा आसान हो गया, ट्रीटी लॉस के अंदर भी जो है कभी कभार गैप्स आ जाते हैं, और तो उन गैप्स को जो फिलिंग का काम करता है वो कस्टमरी लॉ करता है। आसान हो गया जी। कस्टम एंड यूजेज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कस्टमर यूजेज के अंदर क्या फर्क हुआ जी, क्या कस्टम अलग है यूजेज अलग है? बिल्कुल। यूजेज इज मेंट एज अ प्रैक्टिस ऑफ सर्टेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। मतलब क्या हुआ इसका देखते हैं, समझना इसको। यूजेज इज मेंट एज अ प्रैक्टिस ऑफ सर्टेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। मतलब क्या होता है, ड्यूटी टू फॉलो इज अ यूजेज नॉट अ लीगल कैरेक्टर बट अ मॉरल वन। तो यूजेज और कस्टम सुनने में तो दोनों चीजें एक सी लगती है कि यार ऑब्लिगेशन ही तो आ रही है, यहाँ पर बहुत टाइम से यूजेज भी सेम ही करी जा रही है, बहुत लोग भी कर रहे हैं, तो ये यूजेज और कस्टम सेम ही तो हुआ ना जी ना। यूजेज हो गया वो एक मॉरल कंसेप्ट है, लीगल कंसेप्ट नहीं है, लेकिन कस्टम जो है एक लीगल कंसेप्ट है। आसान हो गया। वाइल ब्रीच ऑफ रूल ऑफ इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ इज रिगार्डेड एज अ इलीगल एक्ट। तो ये चीज हो गई, अगर यहाँ पर तुम ब्रीच कर भी देते हो यूजेज को तो कोई उसमें सजा नहीं है, क्योंकि वो लॉ के अंदर नहीं है, वो एक मॉरल ड्यूटी टाइप की चीज हो गई है, मॉरल है जी, करना चाहिए, करना है वो नहीं है। तो एक ऑब्लिगेशन यहाँ पर नहीं है, करना चाहिए तुम्हें। ठीक है जी, दोनों में फर्क समझ आ गया। तो जो ये यूजेज हो गया, ये एक ऑब्लिगेशन टाइप की नहीं हुई, या लीगल कैरेक्टर का नहीं हुआ, ये एक मॉरल कैरेक्टर का हुआ। लेकिन यहाँ पर जो है ये लीगल कैरेक्टर का हुआ, क्या, कस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, यूजेज बिकम्स कस्टम व्हेन इट रिसीव लीगल रिकॉग्निशन। तो बड़ा आसान हो गया, अगर कोई यूजेज है जो बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, वाइड स्प्रेड है, लेकिन उसको एक लीगल अथॉरिटी मिल जाती है, तो बस आसान हो गया जी, कस्टम बन जाएगा फिर, सिंपल है। तो इंटरचेंजेबल हो सकते हैं ये, लेकिन अगर जब तक नहीं होते तो दोनों में फर्क इतना ही है कि यूजेज जो है वो एक मॉरल टाइप की चीज है, और कस्टम जो है वो एक लीगल चीज है। सो थ्री एलिमेंट आर रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कस्टम, ड्यूरेशन, यूनिफॉर्मिटी और जनरलिटी। वही चीज हो गई कि कितने समय से करते आ रहे हैं किसी एक्ट को, कितने ज्यादा लोग करते आ रहे हैं, कितना वो जनरल है। नेक्स्ट चलते हैं। ड्यूरेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बी मस्ट प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, वही चीज हो गई, और यूनिफॉर्मिटी कंसिस्टेंसी मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली बाय द स्टेट्स। यस, ठीक है जी, आसान होगा कंसिस्टेंटली बाय द स्टेट। जनरलिटी का मतलब यूजेज शुड बी प्रैक्टिस्ड बाय द मोस्ट ऑफ द स्टेट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट टू कस्टम। वही चीज हो गई घुमा करा के कि कितने समय से करते आ रहे हो तुम, लंबा समय होना चाहिए, कितने लोग करते आ रहे हैं, बहुत सारे लोग होने चाहिए। ये दो मेन हो गए, इसमें जनरलिटी थर्ड पॉइंट बना दी कि ऑर्डर टू कन्वर्ट प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। ठीक है जी, तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के द्वारा जो है ये प्रैक्टिस करी होनी चाहिए, तब जो है यहाँ पर हम इसको बना देंगे। आसान हो गया जी, चलो आगे चलते हैं। सो जी नेक्स्ट आगे जी हमारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ठीक है जी, तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ क्या है जी, कह रहे हैं दीज आर द लीगल प्रिंसिपल दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज अ होल। तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो है वो इस तरीके के रूल्स हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में मान ले कि हाँ जी इसको जो है हम मान के चल रहे हैं। So these are often considered to be the part of natural law tradition which suggests certain fundamental principle of law are inherent in the human nature। कहते हैं कुछ इस तरीके के लॉज हैं जो इनहेरेंट रहेंगे ह्यूमन नेचर के अंदर, वो लॉज के बगैर तो जी चल ही नहीं पाएगा सिस्टम। तो इस तरीके के कुछ लॉज हैं जो सबने मान लिए हैं। चलो जी देख लेते हैं, एक क्लासिक एग्जांपल इसके अंदर आपको दिखाता हूं मैं। देखो जी इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखो, प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी क्या होता है जी, व्हिच रिक्वायर्स दैट क्राइम्स पनिशमेंट बी क्लियरली डिफाइंड बाय द लॉ। अरे जी कोई ऑफेंस है उसके तुमने पनिशमेंट ही नहीं दी हुई है, तो वो तो कोई बात ही नहीं बनी ना, ऑफेंस भी क्यों दिया फिर। ठीक है जी, मर्डर करने दो, रेप करने दो, तो कोई ऑफेंस है तो उसे क्लियरली पनिशमेंट भी डिफाइंड होनी चाहिए। तो ये एक इनहेरेंट नेचर हो गया जी, ये तो मानना ही है सबको कि हाँ अगर कोई ऑफेंस है तो उसकी पनिशमेंट तो बिल्कुल होनी ही चाहिए। सो दीज आर यूज्ड टू फिल गैप्स इन द ट्रीटी एंड सप्लीमेंट एग्जिस्टिंग ट्रीटी प्रोविजन। तो ठीक है जी, तो ये भी जो है ट्रीटी प्रोविजंस को हेल्प करता है जो भी गैप्स ट्रीटी के अंदर रह जाते हैं। नेक्स्ट, सो द कोर्ट, एक सेकंड, हाँ, सो द कोर्ट इज डायरेक्टेड टू अप्लाई ओनली व्हेन देयर इज नो ट्रीटी और कस्टमरी लॉ दैट कैन अप्लाई टू द पर्टिकुलर केस। बहुत इंपॉर्टेंट, कहता कोर्ट को भी एक डायरेक्शन मिली हुई है कि जब तक भाई ट्रीटी या कस्टम नहीं होगा तभी तुमने जो है ये अप्लाई करना है। सो दे आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड कोर्ट। ठीक है जी, तो वर्ल्ड कोर्ट को भी जरूरी है रिकॉग्नाइज करना, तभी जो इनको माना जाएगा, मतलब जो तुम अप्लाई करोगे तो वो वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट,
The application of general principle of law in international criminal law may also be subject to debate and interpretation, as principle may be interpreted differently by the different legal system or different actors within the same legal system. बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा डिबेट का ऑप्शन, डिबेट के अंदर जो है एक पार्टिसिपेंट रहा है। इस टॉपिक को भी डिबेट के अंदर इसलिए डाला गया, कहते हैं जी इंटरप्रिटेशन जो है डिफरेंट हो सकती है हर किसी की, ठीक है जी। एक ही लीगल सिस्टम के अंदर डिफरेंट जितने भी बंदे हैं सबका व्यूज अलग हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट लीगल सिस्टम के भी सबके व्यूज जो है वो अलग हो सकते हैं। बिल्कुल जी, एक टॉपिक के ऊपर हो सकता है कि आप कुछ कहो मैं कुछ कहूँ, पॉसिबल है, तो वही चीजें क्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, इंटरनेशनल केस लॉज, ये वही है प्रेसिडेंट्स, ठीक है। इंटरनेशनल केस लॉ, लॉ वालों को बता रहा हूँ मैं, जो 5 ईयर वाले हैं, इंटरनेशनल लॉ सब्जेक्ट जो पढ़ा था उसके अंदर जो प्रेसिडेंट्स वाला टॉपिक था वही है। सो दीज रेफर्स टू द डिसीजंस एंड जजमेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल सच एज आईसीसी, जैसे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है या फिर और कोई ट्रिब्यूनल ने कोई केस के ऊपर अपनी जजमेंट दिया, उसको जो हम यहाँ पर रेफरेंस की तरह ले लेते हैं। सो it is an important source of international criminal law as it provide guidance on the interpretation and application of international criminal principles and rules, ठीक है जी। एक important जो है यहाँ पर सोर्स हो जाता है ये। International case law is binding on the tribunals that issue it, but is binding on the tribunals that issue it, बिल्कुल जी। ऐसा नहीं है कि जिस ट्रिब्यूनल ने वो जजमेंट दी है केस के ऊपर, या फिर फॉर एग्जांपल आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसने कोई चीज बोली है किसी केस के अंदर, तो वो उसके ऊपर बाइंड नहीं होगी जी, बाकी सब पे बाइंड हो जाएगा ना, उसके ऊपर भी जो है वो बाइंड होगा, ठीक है जी। आसान है। also be influence also be influential in shaping the development of international criminal law, आसान है। it may be criticized by the decisions and judgment may be influenced by the political consideration, अब ये डिबेट के अंदर इसलिए रहता है, ये भी कहते हैं जी जो पॉलिटिकल इफेक्ट रहता है ना वो यहाँ पर रह सकता है। तो किसी केस के अंदर पॉलिटिकली जो है अपने फेवर में बात ले गए हो, अब उसी को तुम रेफरेंस में ले लोगे तो भाई दूसरे बंदे के साथ भी इनजस्टिस हो जाएगा, तो ये वाली चीजें भी जो थोड़ी यहाँ पर रहती है। ICJ, International Court of Justice. ICJ at present is the main international judicial tribunal. However, its judicial decisions are binding only to the parties to the case. बहुत important। ICJ के जो डिसीजंस होते हैं वो फिलहाल के लिए जो है जो केस के अंदर पार्टीज हैं उन्हीं के ऊपर बाइंड रहेंगे, पूरे पब्लिक के ऊपर जो है यहाँ पर नहीं रहते। लेकिन हम उन डिसीजंस को रेफरेंस लेकर जो है हम रूल्स जो है एग्जिस्टिंग रूल्स जो है इंटरनेशनल लॉ के अंदर उसमें मॉडिफिकेशन करते रहते हैं। चलो जी, 5th पॉइंट, राइटिंग्स ऑफ लीगल स्कॉलर्स एंड एक्सपर्ट, लास्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। लीगल स्कॉलर्स एंड एक्सपर्ट हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ ICL, इट रेफर्स टू द एकेडमिक राइटिंग, ट्रीटीज एंड कमेंट्रीज ऑन द ICL। तो लीगल स्कॉलर्स या रिसर्चर्स जो हो गए, उनके एकेडमिक राइटिंग्स हो गई, ट्रीटीज के ऊपर बातचीत जो कर रहे हैं, कमेंट्रीज जो वो पास कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ का बनता है। सो इट प्रोवाइड्स इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ कमेंट्री ऑन द डेवलपमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, ठीक है जी। तो इन डेप्थ जो है यहाँ पर हमारे को क्या मिलती है, एनालिसिस मिलती है, और उसको हम हेल्प लेते हैं उस चीज से अपने इसको इम्प्रूव करने के लिए, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह हैं और लॉज हैं अदर। सो इट कैन बी यूज्ड टू सपोर्ट आर्गुमेंट इन लीगल केसेस, इन्फॉर्म द डेवलपमेंट ऑफ न्यू लीगल प्रिंसिपल्स एंड रूल, बिल्कुल जी। ये जो है जितने भी लीगल केसेस हैं इन सब में भी जो हेल्प करेगा। इट में ऑल्सो भी सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म, अब ये जो डिबेट में रहा है जी, ये डिबेट के अंदर इसलिए रहा है, दे मे रिफ्लेक्ट डिफरिंग इंटरप्रिटेशन एज एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ द लॉ। तो बिल्कुल जी, अब एक टॉपिक के ऊपर अब हम फॉर एग्जांपल हम दोनों लीगल स्कॉलर हैं, ठीक है। अब एक टॉपिक के ऊपर मैं भाई फेवर में कह रहा हूँ, आप कह रहे हो अगेंस्ट में, पॉसिबल है, बिल्कुल है जी। आपको नहीं समझ आ रहा है वो टॉपिक, आप कह रहे हो नहीं यार ये रूल गलत है, मैं कह रहा हूँ नहीं यार ये रूल बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सही है, तो जी डिफरेंट ओपिनियन होगा, तो इसलिए डिबेट में रहते हैं जी किसकी मानोगे। अब इंटरप्रिटेशन फिर वही कोर्ट को ही करना पड़ेगा, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव की यहाँ पर भी जो है यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो जी ये हमारा यहाँ पर टॉपिक खत्म हो गया है, सारे हमने यहाँ पर सोर्सेज कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है जी, ये इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबल एंड क्रिमिनल लॉ, इसको देखता हूँ, कंटिन्यू रखता हूँ, लेकिन इस वीडियो को जो है यहाँ पर रोक दिया। चलो जी, थैंक्स फॉर दिस वीडियो, प्रतीक साइनिंग आउट, बाय बाय, या टेक केयर।